हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। जैसा कि अपने पीछे की क्लासों में देखा कि अपने भारतीय संविधान जो शुरू कर रखा है, उस संविधान के अकॉर्डिंग जो पहला जो टॉपिक है संविधान के अंदर अपने पढ़ा था वो प्रस्तावना पढ़ा था। उसके बाद में अपन लोगों ने मौलिक अधिकार को स्टार्ट किया। मौलिक अधिकार के अंदर अपन लोगों ने 2 अनुच्छेद पढ़ लिए हैं और उस मौलिक अधिकारों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अपन लोगों ने पढ़ ली है। अनुच्छेद 12 और 13 अपन लोग अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों ने उसको ढंग से कर लिया होगा। आज अपने इसको आगे पढ़ने जा रहे हैं, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक आपके सामने है मूल अधिकार का टॉपिक, जो समानता का अधिकार। ये अपन लोग आज इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें सबसे जो पहला जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा वो क्या आएगा कि अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18 जो इसमें क्या है कि पूछेगा कि कितने अनुच्छेद हैं। तो अमूमन अपन लोग इसमें क्या कह देते हैं, अमूमन इसमें 4 मान लेते हैं, लेकिन ये 5 अनुच्छेद है इसके अंदर। 14 से 18 तक काउंटिंग में कितने अनुच्छेद हैं? 5 अनुच्छेद हैं। बहुत ही मेजर प्रश्न है ये आजकल एग्जामों में पूछा जाता है। तो अपन लोग 14 के अंदर, अनुच्छेद 14 में अपने क्या पढ़ेंगे? विधिक समानता पढ़ेंगे। अनुच्छेद 14 के अंदर क्या पढ़ेंगे? अपने विधिक समानता पढ़ेंगे। आर्टिकल जो 15 है इसके अंदर सामाजिक समानता पढ़ेंगे। समाज के अंदर क्या क्या किस तरह से समानता लेके आनी है अपन लोग वो पढ़ेंगे। और आर्टिकल 16 जो है उसमें अवसर की समानता, जनता को किस तरह के लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को या कोई पिछड़े लोगों को किस तरह के उनको अवसर प्रदान करके उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, ये इसके अंदर अपने पढ़ेंगे। और आर्टिकल जो 17 जो है इसके अंदर है सामाजिक समानता। इसके अंदर ये कौन सी है? ये अस्पृश्यता वाली, छुआछूत वाली, इसका निस्तारण अपने आर्टिकल 17 में पढ़ेंगे। जो अनुच्छेद 18 जो है ये प्रतिष्ठा की बात करता है, उपाधियों की बात करता है। ये अपने 18 जो अनुच्छेद है 14 से 18 तक ये जो 5 अनुच्छेद अपन लोग इसमें पढ़ेंगे। ये मैंने क्यों डिस्क्राइब किया है? सिर्फ इसके लिए किया है क्योंकि प्रश्न क्या आता है कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक कितने अनुच्छेद काउंट किए जाएंगे। तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन जो आपको मिलेगा वो 4 मिलेंगे, लेकिन यहाँ कितने हैं? 5 अनुच्छेद हैं जो आपने पहले के लिया। आर्टिकल 14 में विधिक समानता, आर्टिकल 15 में सामाजिक समानता, आर्टिकल 16 में अवसर की समानता, आर्टिकल 17 में सामाजिक समानता अस्पृश्यता वाली, छुआछूत वाले, और आर्टिकल 18 के अंदर प्रतिष्ठा की समानता, उपाधियों की समानता के बारे में अपन लोग बात करेंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट जो अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे इसके अंदर अनुच्छेद 14 18 में अनुच्छेद 14 पढ़ेंगे अपने। अनुच्छेद 14 इसमें कौन सा पढ़ना? कानून के अनुसार सब समान है। बहुत ही एक भारतीय संविधान के अंदर बहुत अच्छा ये वाक्य जोड़ा गया है इसके अंदर। इस अनुच्छेद के तहत पूरे देश में किस तरह से समानता कायम करनी है। कोई भी कानून के ऊपर नहीं होगा, सभी लोग कानून के अंदर रहकर ही काम करेंगे, कानून के दायरे में रहकर ही काम करेंगे। वो शुरू होता है अनुच्छेद 14 के अंदर, कानून के समक्ष समानता। जब ये शुरू होता है ना, जब 2 बातें सामने आती है, क्योंकि अपने ब्रिटेन के गुलाम थे, ठीक है। जब भारत ब्रिटेन से आज़ाद हुआ तो ब्रिटेन की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को भारत ने लगभग 80% उसको अपने संविधान के अंदर ऐड किया है। तो उसमें 2 बातें सामने आती है कानून के अनुसार सब समान के अंदर। विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता या समता, और विधि के समान संरक्षण, ये 2 बातें सामने आती है आपके सामने। जो विधि के समक्ष समानता है वो ब्रिटेन से लिया गया है, विधि के समान संरक्षण है वो यूएसए से लिया गया है। इसको पढ़ेंगे तब आपको ये कानून के अनुसार सब समान है, ये सारी बातें समझ में आ जाएगी। जो पहला जो अपना बात है वो है विधि के समक्ष समानता। ये ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन के एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ बोलो, अर्थशास्त्री बोलो, उनको डायसी, इनकी एक बुक आई थी 1885 के अंदर। इस बुक में क्या लिखा हुआ है? द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस बुक में 3 बातें सामने आई, वो बताऊंगा आपको। द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 बातें आई। 3 बातें आई जो नंबर पहली जो बात क्या थी, ठीक है। पहली बात क्या थी? कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है। कोई भी व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं है। जो इस किताब में रूल ऑफ लॉ निकल के आया वो कौन सा था? पहला कौन सा? कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है।
ठीक है। दूसरी बात सामने क्या आई थी कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान न्यायालय होंगे। प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान न्यायालय होंगे। ठीक है। जो तीसरी बात सामने आई कि किसी भी व्यक्ति, मतलब तीसरी बात सामने क्या आई कि किसी व्यक्ति को किसी भी चीज़ को कोई विशेषाधिकार प्रदान नहीं किया जाएगा। कोई ये देखो तीन बातें सामने इस बुक के अंदर इन्होंने लिखी थी। इन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है, सब लोग विधि के समान हैं, विधि के दायरे में रह के ही काम करेंगे। दूसरी बात है प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान न्यायालय होंगे। न्यायालय का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि प्रत्येक व्यक्ति को लिए उनको पुरस्कार और दंड देने की व्यवस्था सभी एक होगी और न्यायालय के समान उसको काम उनको दिया जाएगा। कोई विशेष अधिकार नहीं, किसी भी व्यक्ति चाहे वो राष्ट्रपति है, चाहे वो प्रधानमंत्री है, चाहे वो चपड़ासी है या किसी भी पद पे काम करता है, उसके सब के लिए एक सी व्यवस्था रहेगी। कोई किसी को विशेष अधिकार प्रदान नहीं दिया गया है। ठीक है। इसको देखते हुए अपने लगता है कि सभी लोग कॉन्स्टिट्यूशन के क्या सभी लोग समान हैं, लेकिन अब मैं आपको कुछ विषय इसके अपवाद बताता हूँ। विधि के समक्ष समानता के कुछ अपवाद भी है जो अपने भारत के संदर्भ में इसको देख सकते हैं कि अनुच्छेद 361 देखें अपने। अगर अनुच्छेद अपने 361 पे नज़र मारें तो आपको पता है राष्ट्रपति और राज्यपाल के विशेषाधिकार इसमें दिए हुए हैं। ठीक है। वो इसको क्रैश कर रहा है। ठीक है। राष्ट्रपति राज्यपाल के कुछ विशेषाधिकार दिए हुए हैं वो अनुच्छेद 361 के अंदर है। भारत में जो स्थित विदेशी दूतावास है, विदेशी दूतावास, भारत में स्थित विदेशी दूतावास है, इसके संदर्भ में ये काम नहीं करता है। ठीक है। या ऐसे देख लो कि यूएनओ के कार्यालय भारत के अंदर, तीसरी बात देखें पहला 361, दूसरा विदेशी कार्यालय, तीसरा देखें तो यूएनओ के कार्यालय जितने भारत के अंदर है इनके ऊपर इसकी कानून नहीं चलेगा। ठीक है। एमएलए एमपी की विशेष अधिकार आप ले सकते हो। ऐसे कुछ चीज़ें जो सामने मैंने बताई है इसमें 3-4 मुख्य हैं। अनुच्छेद 361 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस अनुच्छेद को ऑप्शन में डालकर इस पे सीधा प्रश्न पूछा जाता है। कई बार पेपरों के अंदर इस प्रश्न एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 361 इसका अपवाद है एक। ठीक है। और विदेशों जो भारत के अंदर स्थित विदेशी दूतावास है जिसको राजदूत बोलते हैं, जिसको आप गवर्नर बोलते हो, वो क्या है, वो चीज़ इसके लॉ के अनुरूप काम नहीं करेगी। और भारत में जितने भी यूएनओ के बॉडीज़ हैं, यूएनओ के जो कार्यालय हैं, उन कार्यालयों को अपने देखें तो उस पर ये काम नहीं करेगा। तो ये विधि के समक्ष समानता थी। इसका मतलब आपने देख लिया। ये सबसे बड़ा प्रश्न क्या आता है कि विधि के समक्ष समानता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। ये शब्द किसने दिया था? ये डाइसी ने अपनी किताब द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया। 1885 में किताब लिखी गई थी। ये सन भी इसका बहुत ही पेपर में कई बार पूछा गया है। ठीक है। इस किताब में 3 बातें निकल के सामने आई थी कि कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति विधि के लिए समान, प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान न्यायालय होंगे, कोई विशेष अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं मिलेगा। ठीक है। ये बातें विधि के समक्ष समान थी जो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत अपने लोग विधि के समानता का जो अधिकार है उसके अंदर अपने पढ़ रहे हैं। उसके बाद में अपने सामने आता है कि विधि के समान संरक्षण, ये यूएसए। देखो दोनों प्रश्न आपके सामने आएंगे, दोनों ऑप्शन आपके सामने आएंगे। विधि के समान संरक्षण जहाँ पे नाम आएगा वो यूएसए से लिया गया है। और भारतीय संविधान आपको पता है कुछ चीज़ें मिश्रण करके इसमें डाली गई है इस संविधान के अंदर। तो विधि के समान संरक्षण जो है यूएसए से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता जो कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। बहुत बार ये एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलता है। ठीक है। इस समान संरक्षण के आधार पर अपने क्या देखेंगे? देखिए सबसे पहले इसमें इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ अपने देखेंगे तो न्यायालय गरीबों को आरक्षण प्रदान करेगा, अर्थात समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार, असमान वाले व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार इसमें किया जाएगा। मतलब अर्थ में दोबारा बोल रहा हूँ कि न्यायालय गरीबों को आरक्षण प्रदान करेगा जो उसका समान परिस्थितियों
वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार, असमान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के साथ में असमान, इसका मेन थीम अपने मान सकते हैं कि समान परिस्थितियों वालों के साथ समान व्यवहार, और परिस्थितियां अगर असमान हो तो व्यवहार भी आपके साथ में क्या होगा, असमान होगा। जैसे एग्जांपल दें तो जैसे ये आपके सामने पेड़ है, अगर मान लो कोई बंदर है, इस बंदर, जितने भी बंदर हैं सभी को इसके ऊपर चढ़ाना है, इस पेड़ के ऊपर अगर भेजना है तो इनके ऊपर सबके लिए एक समान व्यवहार लगेगा। जो भी क्रिया इसमें की जाएगी ना वो एक समान रहेगी सभी बंदरों के लिए। केवल अपन लोग बंदर को पेड़ के ऊपर चढ़ा रहे हैं तो इसके लिए जो प्रक्रिया लगेगी वो सिर्फ एक समान लगेगी, एक जैसी प्रक्रिया इनके सामने लगेगी। लेकिन अगर आपने यहाँ पे इसमें देखें कि अगर ये मान लो ये पेड़ है दूसरा, ठीक है, इस पेड़ के ऊपर बंदर, गिलहरी, हाथी, घोड़ा, ये चार व्यक्ति जो है, चार जो जानवर है अपने इसके ऊपर चढ़ाने हैं, तो ये क्या इनके लिए एक समान व्यवस्था लगेगी? नहीं, यहाँ पर एक समान व्यवहार किया गया तो एक समान व्यक्तियों के लिए। यहाँ पे सभी लोग अलग अलग है, अलग अलग लोग बैठे हैं तो इनके लिए क्या किया जाएगा, असमान व्यवहार इनके साथ में किया जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। विधि के समान संरक्षण में क्या है कि समान परिस्थितियों वालों के साथ समान व्यवहार, असमान परिस्थितियों वालों के लिए असमान व्यवहार होगा। अगर आपकी परिस्थितियां आपकी असमान होंगी तो आपके साथ में व्यवहार भी आपका असमान होगा। मैंने एग्जांपल दिया आपको कि जैसे एक पेड़ के ऊपर बंदर को कुछ एक बंदरों को ऊपर चढ़ाना है पेड़ के ऊपर, तो उनके साथ जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो प्रक्रिया कैसी रहेगी, एक समान रहेगी। और अगर एक ही पेड़ के ऊपर आपको बंदर चढ़ाना हो, गिलहरी चढ़ानी हो, या हाथी चढ़ाना हो, या घोड़ा चढ़ाना हो, तो उनके लिए जो प्रक्रिया रहेगी वो प्रक्रिया एक समान बिल्कुल नहीं रहेगी। उनके साथ अलग अलग तरीके से उनको अलग अलग व्यवहार से उनको चढ़ाया जाएगा। तो ये था विधि के समान संरक्षण। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि भारतीय संविधान के अंदर जो SC, ST, OBC या अब जनरल को भी इसमें मिल गया आरक्षण, जो इनको आरक्षण दिया गया है ना वो विधि के समान संरक्षण के आधार पर दिया गया है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपके सामने आया है कि जैसे SC, ST, OBC या जनरल, ठीक है, अगर इन चारों को आरक्षण दिया गया है भारतीय संविधान के अंदर तो इसी के आधार को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। ठीक है, इसी आधार को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। SC, ST और OBC का आरक्षण इसी आधार पे बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। और इसका जो अर्थ कई बार पेपर में पूछ लेते हैं कि जो समान, इसका अर्थ है कि न्यायालय गरीबों को आरक्षण प्रदान करेगा, समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार, असमान परिस्थितियों वाले व्यवहार असमान व्यवहार दिया जाएगा। ठीक है, अपन लोगों ने दो पढ़े हैं, एक विधि के समक्ष समानता और एक विधि के समान संरक्षण, ये दोनों अपन लोगों ने पढ़ लिए हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन लोग देखे थे अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 अपन लोग देखें तो इस 15 में बहुत ही बढ़िया दो बातें सामने आती है। एक तो प्रश्न आपके सामने सीधा सा आएगा, इसमें 5 बातें इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन सी? इसका मतलब यह है कि आप लोग पीछे देख के आए हैं कि भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस आधार के ऊपर आपके साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा? वो ये है कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर। पीछे आप, एक बार मैं आपको पीछे ले चलता हूँ, पीछे आप पढ़ के आए हो, ठीक है, ये वाला अपन लोग ये पढ़ रहे हैं सामाजिक समानता, ये पढ़ रहे हैं सामाजिक समानता आर्टिकल 15 के अंदर। ठीक है, तो ये जो सामाजिक व्यवस्था है, इस सामाजिक व्यवस्था किस तरह से आपको समानता व्यवहार किया जाएगा, किस तरह से आपको भेदभाव किया जाएगा, ये 5 बातें अगर जहाँ भी आपके समक्ष है तो उसके आधार पर आपके साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। कौन कौन सी जाति है, धर्म है, मूल वंश है, लिंग है और जन्म स्थान है।
आजकल कंपटीशन का काफ़ी हद तक इस कंपटीशन बढ़ गए हैं, उस कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए एक बात आपको जानना पड़नी है, ये क्रम आपको याद रखना है और ये पांचों बातें, क्योंकि जब अनुच्छेद 16 पढ़ेंगे उसके अंदर कुछ बातें और आएगी जो इसमें ऐड करेंगे अपने, आगे आएगा वो, लेकिन जो 15 अनुच्छेद पढ़ेंगे तो उसमें 5 बातों के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसमें से सीधा सीधा प्रश्न आपके सामने आएगा जो कि आपको कंफ्यूज कर सकता है। आपको इसी धारा पे क्रम में इसको याद करना है और इसमें ये रखना कि इसमें 5 बातें हैं। ठीक है, अब जो पीछे पड़ गया है अनुच्छेद 15। अब 15 के अपवाद कौन कौन से हैं? 15 के अपवाद देख लो आप, क्या इसमें 15 के अपवाद है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि जो आपने अनुच्छेद 14 पढ़ा तो 14 के कुछ अपवाद पढ़े थे आपने, जैसे अनुच्छेद 361 का विशेष अधिकार पढ़ा आपने, और भारत के विदेशी दूतावास में पढ़े आपने, यूएनओ के कार्यालय पढ़े आपने। तो वैसे ही 15 के अपवाद क्या है? अभी आप क्या पढ़ के आए हो? जो जन्म, लिंग और मूल वंश स्थान के पर आप क्या नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। तो देखिए अनुच्छेद 15(3) क्या बोलता है? 15(3) कहता है महिलाओं व बच्चों को विशेष प्रावधान राज्य कर सकता है। यहाँ पे एक राज्य, महिलाओं और बच्चों को विशेष प्रावधान राज्य कर सकता है। ठीक है, और अनुच्छेद 15(4) में क्या है? देखिए अनुच्छेद 15 को सरकारी शिक्षण संस्थानों के अंदर, सरकारी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान कहाँ कर दिया? अनुच्छेद 15(4) के अंदर कर दिए। ये तीनों मैंने इंपॉर्टेंट अनुच्छेद लेके आए, वहाँ पे तीनों जो अनुच्छेद है पेपर के अंदर पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। इसका मतलब क्या, ये मूल संविधान में नहीं था। पहली बात तो बहुत बढ़िया बात है कि मूल संविधान में नहीं था ये। ठीक है, भारत में प्रथम संविधान संशोधन किया गया था, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया। इसमें यह कहा गया कि सरकारी शिक्षण संस्थाओं में SC ST या पिछड़े वर्ग के लोगों, जो वर्ग का समाज है उस लोगों के लिए शिक्षण संस्थानों के अंदर क्या आरक्षण की व्यवस्था उसमें की जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आपके सामने आता है 15(5). ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, उच्च शिक्षण संस्थानों से तहत ये जुड़ा गया है। इसके लिए क्या, ये 2006 के अंदर जुड़ा था। कई बार 2005 भी आता है, वो भी ये नियर अबाउट है, इसके आसपास ही 2005 भी सही होता है। अगर 6 ना हो तो अगर ऑप्शन 2006 है तो आप इसको 2006 क्लियर करेंगे। 2006 के अंदर इसके लिए 93वां संविधान संशोधन इसमें किया गया था। इसके तहत क्या किया गया कि निजी कॉलेजों, प्राइवेट स्कूलों में आरक्षण प्रदान किया गया था। निजी कॉलेजों और प्राइवेट स्कूलों में आरक्षण प्रदान इसके तहत किया गया था। ये जो प्रश्न कई बार ये 2 बार पेपर में पूछा जा चुका है। ये प्रश्न क्या है? 93वें संविधान संशोधन के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों के अंदर आरक्षण प्रदान किया गया किस अनुच्छेद के तहत? तो 15(5) के तहत ये दिया गया है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, 2006 में अमेंडमेंट करके इसको जोड़ा गया था। ठीक है, एक वाद आया था इसके समय में आपको बता दूं, एक वाद आया था अशोक कुमार बनाम भारत संघ। एक वाद आया था अशोक कुमार भारत संघ बनाम भारत संघ, ये वाद आया था। इस वाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो निजी कॉलेज और प्राइवेट स्कूलों में आरक्षण की व्यवस्था की जाए। ये याद रखना, ये वाद पेपर में पूछते हैं, कंपटीशन के अंदर आज कराने लगे, तो आप डिटेल से जो भी पढ़ो आप डिटेल से पढ़ें इस चीज़ को। तो ठीक है, 15 के अनुच्छेद 15 के ये अपवाद 15(3) देखा, 15(4) देखा, 15(5) देखा। ये आप अपवाद के रूप में पढ़ो, ध्यान में रखो। और वैसे आगे जैसे पढ़ रहे हैं तो 15 के बाद में पढ़ा कि सामाजिक समानता की बात आपने 15 के अंदर पढ़ी कि जाति, धर्म, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान के आधार पर आप क्या नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। तो 15(3) में महिलाओं और बच्चों को विशेष प्रावधान किया जा सकता है। 15(4) को में सरकारी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और 15(5) के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, निजी कॉलेज या मतलब हायर एजुकेशन में जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है वो इसके अंदर की गई है। ठीक है, अब जो आप इसमें आपने पढ़ा ये जो टॉपिक अब 14 और 15 आपका कंप्लीट हो चुका है। 12 और 13 मैंने पीछे वाले पार्ट 1 में करवा दिए हैं और अनुच्छेद 15 और 14 और 15 आपने यहाँ कर लिए हैं दोनों। अब जो आप टुकड़ों में इसको पढ़ रहे हो तो पूरे ध्यान से इसको आप इस पर नज़र रखें और आगे 16 अनुच्छेद आगे इस अगले वाले पार्ट में अपन लोग करवाएंगे, तो आप पीछे दे सकते हो। धन्यवाद।